सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व पक्षी ने अभी तक जो है केवलान्वयी साध्य को बतलाया कि स्ववृत्ति विरोधी वृत्ति मत अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व केवलान्वयित्व, ऐसा साध्य क्या है? केवलान्वयी है और उसका साधक जो हेतु होगा वो केवलान्वयी हेतु होगा, ये कहा गया है। माने केवलान्वयी व्याप्ति को बतलाया। ठीक है। अब दूसरा बता रहे हैं कि व्यतिरेक व्याप्ति भी होती है, उसी को बतला रहे। एवं इसी प्रकार, एवं मतलब जैसे केवलान्वयी व्याप्ति होती है, केवलान्वयी साध्य होता है, उसका साधक जैसे केवलान्वयी व्याप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से धूमादौ अन्वय व्याप्तिम अविदिशोपि, जिसको धूम में वह्नि की अन्वय व्याप्ति का ज्ञान नहीं, कहते ऐसा व्यक्ति को भी व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानात्, व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान यत्र यत्र साध्याभाव तत्र हेतु भाव है, इस व्यतिरेक व्याप्ति के ज्ञान से वह्नि क्या है? व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान वह्नि ज्ञानम इति व्याख्यान, उससे वह्नि का ज्ञान होता है। और वो ज्ञान कौन ज्ञान माना जाएगा? कहते हैं तच्च अनुमति, उसे अनुमति ज्ञान माना जाएगा। क्यों भाई? कि वह्निम अनमिनोमी इति अनव्यवसाया, वह्नि के ज्ञान के पश्चात जैसे घट ज्ञानमान अहम ऐसा होता है, वैसे वह्नि अनुमिति ज्ञानमान अहम ऐसा उसका अनव्यवसाय ज्ञान होता है। इस अनव्यवसाय के बल से क्या सिद्ध होता है? वो ज्ञान अनुमिति ज्ञान होता है, न कि अन्य ज्ञान। अनुमिति से पृथक प्रत्यक्षादि ज्ञान उसको नहीं माना जाता। इस पर यदि सिद्धांती कहते हैं, यदि शंकावादी शंका करता है कि भाई क्लिप्त कारण व्याप्ति ज्ञान से भावा, कहते हैं जो वेदांती ने अन्वय व्याप्ति मानी, वेदांती ने जो अन्वय व्याप्ति मानी, स्वविचारधि विरोधी विषय यही माना था, विषय ज्ञान जो माना था। कहते हैं जो कृत कारण है व्याप्ति ज्ञान, वो ज्ञान तो यहाँ है नहीं। सिद्धांती के अनुसार जो है व्यभिचार, स्वविचार धी विरोधी धी विषय, विषय व्याप्ति ज्ञान ज्ञान जो माना था, विषय ज्ञान जो माना था व्याप्ति का ज्ञान, कहते वो तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ तो व्यतिरिक्त व्याप्ति है। तो कथम अनुमिति इति उत्तम, आपने यहाँ अनुमिति ज्ञान कैसे मान लिया जब कारण ही नहीं है? जो आपसे सम्मत जो कारण है अन्वय व्याप्ति, क्योंकि सिद्धांती कौन ज्ञान मान रहे हैं? अन्वय व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति के आकार क्या बतलाया? व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यम, यही बतलाया था, जन्यान्विति है। उस व्याप्ति ज्ञान को परिष्कार करते हुए कहा कि स्वव्यभिचार धी विरोधी ज्ञान ज्ञानम, यही था ना पीछे, स्वव्यभिचार धी विरोधी विषय ज्ञानत्वम, यही आपने कहा है पीछे। तो कहते हैं ये जो ज्ञान तो यहाँ पर है ही नहीं, तो जब ये ज्ञान है ही नहीं तो फिर इससे जब कारण ही नहीं है तो कार्य रूप अनुमिति कैसे हो सकती है? तो कहते हैं इति न च वाच्यम, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। क्यों? कि व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान सत्वा, कहते वहां व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान तो है ही, भाई व्याप्ति ज्ञान चाहिए ना, अन्वय व्याप्ति ज्ञान नहीं है किंतु व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान वहां पर है, अतः व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति होनी चाहिए। इस पर पुनः शंका की गई कि कहाँ गया? हाँ, न च एतद अनुमिति कर्णमिति वाच्यम, कहते हैं ये तो व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान को अनुमिति का कर्ण माना ही नहीं गया है। इसको कर्ण माना गया? अन्वय व्याप्ति ज्ञान को। स्वविचारधि विरोधी ज्ञान विषयत्व जो अन्वय व्याप्ति, उसी को कर्ण माना, उसी को अनुमान माना है। व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान को अनुमिति का कर्ण नहीं माना है। जो कर्ण नहीं उसे अनुमिति कैसे हो जाएगी?
कहते हैं न च वाच्यम स्व-व्यभिचारधि विरोधी धि विषय। कहते हैं जो आपने व्याप्ति ज्ञान माना है, कहते हैं वहां स्व-व्यभिचारधि विरोधी धि विषय व्याप्ति ज्ञान है। यही आपने कहा है कि व्यभिचार बुद्धि का विरोधी। तो व्यभिचार क्या है? साध्याभावत वृत्तित्वम। व्यभिचार क्या है? साध्याभावत वृत्तित्वम, साध्याभाव के अधिकरण में हेतु कराना। उसका विरोधी धी कौन हो जाएगा? साध्याभावत अवृत्तित्वम। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि स्व-व्यभिचार धी का विरोधी धी कौन हो जाएगा? साध्याभावत अवृत्तित्वम। ऐसा जो धी विषयक जो व्याप्ति ज्ञान है, इस व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान से जन अनुमिति है, वो अनुमिति का हेतु हो जाएगा। अनुमिति हेतुत्वात्। अस्य व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान साधारणत्वात्। कहते हैं अस्य माने व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व जो है, ये तो दोनों में है। ये आपने स्वयं पीछे टीका में आप पढ़ के आए हैं। कहां पर आप पढ़ के आए हैं? ये 100 पृष्ठ अंधेरा है थोड़ा सा, 1 सेकंड। 110 में है स्वामी जी। हाँ, शुरू में ही है। शुरू में आपके 109 पेज पर जो 109 पेज पर शंका है, 110 पेज पर है। कि चेतना कहते हैं अत्यंता भावादि गर्भ व्याप्ति ज्ञानस्यपि व्यभिचार ज्ञान विरोधी ज्ञान ज्ञान योग पर्यवसाना। लिखा ना वहां पहली पंक्ति में। जी अत्यंता भाव है गर्भ में जिसके, अनन्या भाव है गर्भ में जिसके। कैसे? ऐसे व्याप्ति ज्ञानों का ही फलितार्थ क्या है? व्यभिचार धी विरोधी ज्ञान विषयत्वम, यही फलितार्थ है। तो उसी के यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है एक होने से, कहते हैं ये भी क्या है आपके, इसमें लक्षण चला जाएगा, अतः कोई दोष नहीं है। उसी को लिखा है कि आपके अस्य च व्यतिरिक व्याप्ति ज्ञान साधारणत्व। अस्य मतलब कि व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य जो अनुमिति है, जन्यत्व जो है अनुमिति के प्रति हेतु है, वो तो अन्वय व्याप्ति में भी है और व्यतिरेक व्याप्ति में है। भाई देवदत्त और यज्ञदत्त में जैसे मनुष्यत्व साधारण है, ऐसे ही व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान में और अन्वय व्याप्ति ज्ञान में व्याप्ति ज्ञानत्व क्या है? साधारण है। तो व्याप्ति ज्ञानत्व व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व होने से वो भी अनुमिति के प्रति हेतु बन जाएगा। ये प्रसंग सब सरल है, पीछे आप पढ़ जाए, उसी का आवृत्ति हो रही है। अब पुनः एक नया प्रसंग है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, पहले तो सुन लीजिए अलग से। जो आगे ग्रंथ का सार है, आगे ग्रंथ का सार क्या है कि यदि ये कहा जाए कि दो प्रमाण में से एक की दो प्रमाण उपस्थित हो। अब प्रसंग क्या आपके सामने चल रहा है कि सिद्धांती अर्थापत्ति प्रमाण मानते हैं, ठीक है, और अनुमिति भी मानते हैं। दो प्रमाण हो गए, अर्थापत्ति प्रमाण है और अनुमान प्रमाण भी है, दोनों प्रमाण है, ठीक है। तो कहते हैं कि दो प्रमाणों से एक प्रमाण की सिद्धि होने पर आप व्यतिरेक व्याप्ति को कहां ले जाओगे? अर्थापत्ति में। यही आप पीछे कहा गया, हम व्यतिरेक व्याप्ति नहीं मानते हैं, व्यतिरेक व्याप्ति को अर्थापत्ति में ले जाएंगे। यदि हम व्यतिरेक व्याप्ति को छीन लें तो अर्थापत्ति जो है प्रमाण ही नहीं सिद्ध हो पाएगा, क्योंकि प्रमाण माना गया है, ठीक है। तो अब प्रश्न हुआ कि यहां पर व्यतिरेक व्याप्ति अनुमान में भी आ गई और व्यतिरेक व्याप्ति कहां चली गई? अर्थापत्ति में भी चली गई। ये प्रसंग आ गया ना कि व्यतिरेक व्याप्ति अनुमान को भी, रामकृष्ण धुरेंद्र जो हैं, जो लड़के हैं इनके ग्रंथकार के, उनको इस बात का शंका उठाई जा रही है इनके सामने
कि व्यतिरेक व्याप्ति को आप अनुमान में भी रख रहे हो और व्यतिरेक व्याप्ति को अर्थापत्ति प्रमाण में रह रहे हो, तो दो प्रमाण हो गया। कहते हैं दो प्रमाणों से एक प्रमा की सिद्धि होने पर, ठीक है, दो प्रमाणों से एक प्रमा की सिद्धि हुई, एक प्रमा ज्ञान हुआ, तो उस पर जब एक प्रमा की सिद्धि होने पर एक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए, ये आपत्ति देना चाह रहे हो। ठीक है भाई, दो प्रमाण से एक प्रमाण, दो प्रमाण आए, उसमें से एक प्रमाण से क्या है, प्रमा ज्ञान हो गया, तो दूसरा प्रमाण खत्म। ऐसा कहना, ऐसा शंका की जाए, ऐसा आपत्ति आ सकती है। ठीक हुआ कि दो प्रमाण आए, उसमें एक प्रमाण से प्रमा ज्ञान हो गया, दूसरा प्रमाण बर्बाद, खत्म। ऐसा क्या आपत्ति दी जा सकती है। अथवा दो प्रमाणों का के द्वारा एक प्रमा का, दो प्रमाणों का एक प्रमा में अंतर्भूत कर लेना चाहिए। दोनों प्रमाण आकर के क्या कर रहे हैं, एक ही प्रमाण को सिद्ध कर रहे हैं, एक ही प्रमा ज्ञान को उत्पन्न कर रहे हैं। भाई अर्थापत्ति से करो तब भी वही प्रमा ज्ञान, और अनुमान प्रमाण से कहो तो एक ही प्रमाण ज्ञान, एक ही प्रमा ज्ञान, तो दोनों को मिला दो, एक कर लो। ऐसी भी आपत्ति दी जा सकती है। हाँ ब्रह्मचारी जी, समझ में आई बात कि नहीं, दोनों तरफ। जी, कि पहले कहा गया कि दोनों प्रमाणों में से एक प्रमाण ने प्रमा ज्ञान, दोनों प्रमाणों में से एक प्रमाण के द्वारा प्रमा ज्ञान हो गया, दूसरे प्रमाण से भी वही प्रमा ज्ञान हो सकता है। ठीक, तो जिस प्रमाण से पहले प्रमा ज्ञान हो गया वो प्रमाण तो सार्थक, दूसरा प्रमाण बेकार। पहला ये शंका दिमाग में बैठाइए। दूसरी शंका ये बैठाइए कि दोनों प्रमाण बेचारे ने क्या किया, एक ही प्रमा ज्ञान उत्पन्न किया। दोनों प्रमाणों ने, अनुमान प्रमाण ने, अर्थापत्ति प्रमाण ने क्या ज्ञान किया, बन्ही का ज्ञान किया। तो दो प्रमाण क्यों मानो बाबा जी, एक ही प्रमाण मान लो। ऐसी भी शंका की जा सकती है। आ गई लाइट जी लाइट आ गई, तो ऐसी भी शंका की जा सकती है। ठीक, दोनों पक्ष समझ में आया। जी, अथवा एक नंबर के प्रमाण, उसके बाद जो दो नंबर का प्रमाण से यदि प्रमा हो भी जाए तो दो नंबर प्रमाण को न मान करके एक नंबर के प्रमाण से उत्पन्न हुई प्रमा ही मानना चाहिए। भाई दो हैं, एक नंबर और दो नंबर, प्रमाण क्या है, दो हैं। एक पहले है अनुमान और बाद में है अर्थापत्ति। यही है ना प्रसंग, पहले नंबर पे कौन है, अनुमान है, और दूसरे नंबर पे कौन है, अर्थापत्ति है। तो कहते हैं पहले अनुमान पर जो है, वो कहावत है, दो आदमी गए भोजन करने, रोटी बनी थी चार ही, पहला खा लिया, दूसरा भूखा घूमे, दूसरे को मिला ही नहीं। तो कहते हैं दो प्रमाण है, पहले आया अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण संबंधी ज्ञान हो गया। अर्थापत्ति प्रमाण जो है, अर्थापत्ति प्रमाण को जो है, तो जो दो नंबर के प्रमाण को फिर मानना ही नहीं चाहिए। ये तर्क दिया जा सकता है। भाई जब दो प्रमाण है, ध्यान रखिएगा इस पे, तो ये तीन विकल्प को दिमाग में बैठाओ, फिर से सुन लो। पहला प्रश्न क्या है कि दो प्रमाण से एक प्रमा की सिद्धि होने पर एक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। दो प्रमाण से जब एक ही प्रमाण की सिद्धि हो रही तो एक प्रमाण को छोड़, ऐसा शंका की जा सकती। अथवा इसको दूसरी शब्दावली में बदल दे रहे हैं कि दोनों प्रमाणों से जब एक ही, दोनों प्रमाण से एक ही प्रमाण, जब एक ही प्रमा ज्ञान हो रहा है तो दोनों प्रमाण को अभिन्न कर दो,
ठीक है। अथवा दो प्रमाण हैं भाई, पहले नंबर पे जो कार्य करेगा वो मानेगा, दूसरे नंबर पे जो काम करेगा भले ही दूसरे नंबर पे उससे अनुमिति का ज्ञान हो, वन्नी का ज्ञान हो, उसमें प्रमा ज्ञान नहीं माना जाएगा। बस पहले ने जो कह दिया उसी को माने कि क्या है यहाँ पर कि एक नंबर का प्रमाण है, उसके बाद दो नंबर का प्रमाण। एक नंबर पर अनुमिति है, अनुमान है, दो नंबर पर अर्थापत्ति है। अब दो नंबर से अर्थापत्ति ने बेचारे ने आगे काम कर भी दिया, बोले तुम बेकार आदमी, हटो पीछे, तुम पीछे हटो, तुम तो बेकार हो। पहले शायद तुम भले वन्नी के ज्ञान करा दो, लेकिन उस ज्ञान नहीं बने, तो बेकार हो तुम आदमी। कौन है कि जो पहले नंबर का अनुमान प्रमाण है, उससे जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को वो चित्तार्थ माना जाए। भाई उसने काम कर दिया तब भी वो बेकार है। तीसरे पॉइंट में समझ आ रही बात नहीं? भाई दो व्यक्ति है, वो होता है ना कभी कभी, वो सास बहू देखा होगा आपने कि बहू काम कर दे भी सास आती बोलेगी तो सब काम तेने बेकार बेकार कर दिया, फिर जो करती है काम को, फिर जो थाली फिर जो थाली धोएगी। मैंने कहा मैंने थाली धुली धुलाई है, लेकिन सास बहू में लड़ाई हो रही है, तो वो क्या है, बहू ने काम कर दिया तब भी सास फिर आके फिर वही काम करती, तो वो पहले वाला काम बेकार है। तो वही है यहाँ पर गति कि भाई दो प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण से वन्नी की ज्ञान वन्नी की का ज्ञान हो जाने पर भी वो ज्ञान नहीं है। ठीक है। वो कब है कि जब अनुमान से उसका ज्ञान होगा तो ज्ञान माना जाएगा। माने काम कर देने के बाद भी उसका कार्य सफल नहीं होगा। ठीक हो गया। इस आशय से आगे का ग्रंथ चल रहा है। आपको तीनों विकल्प हमने समझा दिया। तीन ही शंका उठ सकती है कि भाई दो प्रमाण से एक प्रमाण की सिद्धि होने पर एक प्रमाण को नहीं माना जाना चाहिए, एक बात कही। दूसरे में कहा गया कि दोनों प्रमाणों का एक प्रमाण में अंतर्भाव, और अंतर्भाव करके वैसे तो पहले विकल्प में, दोनों विकल्प में दूसरे में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों बात एक ही कही जा रही घुमा फिरा करके कि भाई दो प्रमाणों का एक प्रमाण में अंतर्भूत कर लेना चाहिए। ठीक है। क्यों? दोनों प्रमाणों का एक प्रमाण में अंतर्भूत कर लो, मान एक प्रमाण को नहीं मानना चाहिए, अर्थात दोनों प्रमाणों को एक प्रमाण में अंतर्भूत कर लेना चाहिए। पहले दूसरे विकल्प का तात्पर्य एक ही निकलता है, उसमें अंतर नहीं है। तो पहले दूसरे विकल्प को हमने इसलिए बनाया थोड़ा सा आपको समझ में जल्दी आ जाएगा, लेकिन दोनों का तात्पर्य एक ही है। दोनों प्रमाणों से जो एक ही प्रमाण ज्ञान हो रहा है, तो दोनों प्रमाणों के एक में अंतर्भूत कर लो, अर्थापत्ति को छोड़ दो, तो एक ही मतलब निकला। अब दूसरा जो मतलब है, जो तीसरा विकल्प बतला, दोनों को आप एक कर लो, खाली समझने के लिए उसे दो टुकड़ा कर दिया गया है। लेकिन जो अगला विकल्प है कि दो प्रमाण है, एक नंबर प्रमाण है, दो नंबर प्रमाण है। दो नंबर प्रमाण से ये पहला विकल्प इसलिए लिखा गया था तीसरे विकल्प को देख करके कि दो नंबर प्रमाण में तीसरे नंबर पर क्या लिखा था, दो एक नंबर प्रमाण है, दो नंबर प्रमाण है। दो नंबर प्रमाण ने काम कर दिया तो उसका काम कैसा है, विफल है। एक नंबर प्रमाण ही वहां पर काम करे। ठीक है। यहां पर पहले में और तीसरे में विकल्प में अंतर क्या हो रहा है कि एक नंबर दो नंबर प्रमाण है, तो अगर दो नंबर ने बेचारे ने काम कर दिया तो काम को नहीं माना जाएगा, पहले नंबर प्रमाण को ही माना जाएगा। ठीक है। और पहले विकल्प में ये खुली छूट थी कि एक नंबर ने भी अगर काम कर दिया, पहले हम क्या खुली छूट थी, एक नंबर काम करेगा कि दो नंबर काम करेगा, ये उसमें प्रतिबंध नहीं था। यहां से प्रतिबंध लग गया है कि दो नंबर वाला काम करेगा तो उसको प्रमा ज्ञान नहीं माना जाएगा, एक नंबर वाला काम करेगा तभी प्रमा ज्ञान माना जाएगा। और उसमें खुली छूट है कि एक नंबर वाला काम करे या दो नंबर वाला काम करे। ठीक। माने पहले में माने दोनों में से कोई एक प्रमाण जो है, तो जो काम कर देगा
मान लो कि दौड़ करके अर्थापत्ति ने काम कर दिया, तो अनुमान प्रमाण नहीं माना जाए, ठीक। और अनुमान ने काम कर दिया तो अर्थापत्ति नहीं माना जाए। तीसरे में है कि भाई नहीं नहीं, दूसरा नंबर माना ही नहीं जाएगा, पहले नंबर को माना जाएगा, पहले नंबर ही काम करेगा। हाँ ब्रह्मचारी जी, ठीक है। पहले और तीसरे का विकल्प में, तीसरे वाले विकल्प में ये है कि भाई दो नंबर किसी भी काम करके जाए, उसका काम किसी हालत में नहीं माना जाए। एक नंबर से जब वन्नी, ये अनुमान से, एक नंबर अनुमान से जब ज्ञान होगा वन्नी का, तभी उसको प्रमा ज्ञान माना जाए। और पहले विकल्प में ये था कि चाहे एक नंबर हो चाहे दो नंबर, जो पहले काम कर देगा उससे अनुमिति हो गई, जो उसने काम नहीं किया वो बेकार। स्वामी जी, एक ये भी तो है कि प्रमाण तो तभी उसी को ही कहते हैं ना कि जो प्रमाणांतर से जिसका बाधित ना हो, नहीं तो वो तो फिर सीधा अनुवाद कहला जाएगा, उसको प्रमाण नहीं ये कहेंगे। प्रमा ज्ञान है, अनधिगत अबाधित ज्ञान विषयत्वम, ये प्रमा ज्ञान है। तो कोई प्रमा ज्ञान, जिसे वन्नी का प्रमा ज्ञान होना है, तो वन्नी का प्रमा ज्ञान करने आए दो प्रमाण, ठीक है। एक ने दौड़ के पहले काम कर दिया, तो जिसने पहले दौड़ के काम कर दिया वो तो चाहे दो नंबर ने कर दिया चाहे एक नंबर ने कर दिया, जिसने पहले काम कर दिया वो तो हो गया प्रमाण, दूसरे को प्रमाण नहीं माना। तीसरे विकल्प में कहा कि भाई नहीं नहीं, दूसरा पहला से पहले ही काम करेगा, चाहे दूसरा भले काम कर दे, दूसरे के काम करने के बाद भी वो उसका प्रमा ज्ञान नहीं माना जाएगा, पहले नंबर वाला जब काम करेगा, ठीक है, तभी प्रमा ज्ञान माना जाएगा। इसमें कोई पहले को वरीयता देती, दूसरे का नहीं, और उसमें दोनों में से किसी एक को वरीयता दी गई। दूसरे विकल्प तो सरल है कि दोनों प्रमाणों का जब एक ही प्रमा ज्ञान हो रहा है तो दोनों से जो एक कर लिया जाए, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसी को टीकाकार अपनी शब्दावली से समझा रहे हैं, आप इसको अपने शब्दावली में इसको समझ, आपको हिंदी में समझा दिया गया। अब देखो, ननु अनुमानस्य व्यतिरेकितया प्रामाण्य अभ्युपगमे, कहते हैं अनुमान जो है व्यतिरेकी, व्यतिरेक व्याप्ति वाला। भाई अन्वय व्याप्ति ज्ञान को आपने अनुमान कहा, व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान को भी अनुमान कह रहे हो। तो अनुमान से व्यतिरेकितया, अनुमान जो व्यतिरेकितया होने पर भी प्रामाण्य अभ्युपगमे, उसमें आप क्या स्वीकार कर रहे हो? प्रामाण्य स्वीकार कर रहे हो, ठीक है। उसमें आप जो है प्रामाण्य स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां प्रामाण्य का अर्थ करिएगा प्रमाकरणत्व। यहाँ प्रामाण्य में प्रमात्व अर्थ मत करिएगा, प्रामाण्य का अर्थ होता प्रमात्व, ठीक है। तो यहाँ प्रामाण्य का अर्थ जो टिप्पणीकार ने लिखा है प्रमाकरणत्व इत्यर्थ। प्रमाकरणत्व और प्रमात्व में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक ने। प्रमा का करण और प्रामाण्य माने प्रमात्व। तो कहते हैं व्यतिरेकी तया प्रामाण्य अभ्युपगम, अनुमान जो व्यतिरेकी तया अनुमान में जो है प्रामाण्य माने प्रमाकरणत्व अभ्युपगम, ऐसा अर्थ करिए। हम तो उस समय ये पुस्तकालय की जो पुस्तक थी कैलाश आश्रम में पूर्वाचार्यों की, एक महापुरुष की पढ़ी हुई कोई पुस्तक मिल गई, हमने ले ली उसे पुस्तकालय से। तो उसमें जगह जगह टिप्पणियां उन्होंने लिख रखी थी पढ़ते समय, तो उससे टिप्पणियां हमने यथासंभव उस समय जितना हो सका उतारी, उसका लाभ हमने लिया है। तो उसमें तो प्रामाण्य मान प्रमाकरणत्व, प्रमाकरणत्व माने कि अनुमान को प्रमा का करण मान लो, व्यतिरेकी अनुमान को भी, व्यतिरेक व्याप्ति रूप अनुमान को प्रमा का करण स्वीकार कर लेने पर तत्रैव अर्थापत्ति अंतर्भावापत्तौ, तत्रैव, तत्रैव माने अनुमान प्रमाणे एव,
तत्र कर करिएगा, तत्र माने अनुमान प्रमाणे एव, ये लिखते जाना, नहीं तो फिर वो भूल जाओ। अनुमान प्रमाण में ही अर्थापत्ति अंतर्भावापत्तौ, अर्थापत्ति का अंतर्भाव मानने की आपत्ति आई। ठीक हुआ? अनुमान प्रमाणे एव अर्थापत्ति अंतर्भावापत्तो, अनुमान प्रमाण में ही अर्थापत्ति प्रमाण का अंतर्भाव हो जाएगा। सा माने अर्थापत्ति। पृथक प्रमाणम इति राधांतो भज्ये, जो आपका वेदांती का सिद्धांत है कि अर्थापत्ति एक स्वतंत्र प्रमाण है, ऐसा सिद्धांती का जो सिद्धांत है वो भज्ये खंडित हो जाएगा, भंग हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ पूर्व पक्ष। अब इसका जो है भज्येत इति चेत, अब इस पर जो है, जो हमने आपको 3 विकल्प बतलाए, मुख्य रूप से 2 विकल्प ज्यादा स्पष्ट है, तीसरा उसमें छिपा हुआ है, तो उसी विकल्प को लेकर के अर्थ आगे शंका उठाएंगे, विकल्प करेंगे। पूर्व पक्षी का कथन क्या हुआ कि भाई व्यतिरेकी अनुमान को प्रमा का कारण मानते हो तो फिर क्या है, उसी में अर्थापत्ति का अंतर्भाव हो जाने से अर्थापत्ति को पृथक प्रमाण मानना नहीं चाहिए, पृथक प्रमाण मानने की आपत्ति नहीं मानना चाहिए। स्वामी राधांतो शब्द का क्या अर्थ निकल रहा? किसका? राधांतो राधांत माने सिद्धांत, राधांत करते सिद्धांत, राधांत कहिए सिद्धांत कहिए। इति चेत तरही, कहते हैं बाबा जी आप कहना क्या चाह रहे हैं, जो पहले विकल्प आपको हिंदी में बतलाए गए हैं, अभी हम बतलाया था, उसी विकल्प के ये उठा रहे हैं। यदि चेत तरही अनुमानस्य प्रामाण्ये, प्रामाण्य का अर्थ मतलब प्रमाकरण, अनुमान को प्रमा का कर्ण मान लेने पर, ठीक है, संशय आदि उत्तर प्रत्यक्ष स्थले, संशय हुआ कि वन्नी है कि नहीं है, धुआं दिखाई दे रहा था, किसी स्थल पर धुआं दिखाई दे रहा था, आदमी खड़ा था, उसे संशय हुआ कि यहां वन्नी है कि नहीं। ठीक है, व्याप्ति का ज्ञान उसे है ही, अन्वय व्याप्ति का ज्ञान। सिद्धांति पूर्व पक्षी यहाँ पर जो है सिद्धांति जो शिखामणिकार है, और पूर्व पक्ष से अर्धदीपिकाकार शंका उठा रहे हैं, तो शिखामणिकार उत्तर देने जा रहे हैं कि अगर अनुमान में प्रमाकरणत्व मान लेने पर, कहते हैं तुम्हारी बात को अगर तुम्हारे क्या कहा कि जो व्यतिरेकी अनुमान में प्रमा का कर्ण मान लें तो उसी में अर्थापत्ति का अंतर्भाव हो जाएगा, अर्थापत्ति का, तो पृथक प्रमाण नहीं मानना चाहिए। तो कहते हैं यहां 2 बात तुम कहना चाह रहे हो कि अगर 2 प्रमाणों से एक प्रमा की सिद्धि होने पर एक प्रमाण नहीं माना जाएगा, यही आप कहना चाह रहे हो। तो कहते हैं अगर ऐसा कहोगे तो बाबा जी कहीं पर धुआं दिखाई दे रहा है, धुआं दिखाई दे रहा है, अब वहां पर क्या है कि व्यक्ति देखा कि धुआं है, संशय उत्पन्न हुआ, उस पक्ष पर चीज है संदिग्ध साध्यवान पक्ष है, साध्य का जहां संदेह होता है पक्ष होता है, संशय हुआ, उसके बाद संजोग से वहां उसके आंख से वन्नी का प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है भाई, होता है जैसे कोई चीज हम संशय हुआ कि भाई यहाँ धूम है, धूम है, और धूम करके अनुमिति का अनुमान करना चाहा, लेकिन अनुमिति के अनुमान करने से पहले ही
क्या हो गया कि संशय हुआ, व्याप्ति ज्ञान के स्मरण हुआ, सब कुछ हो ही रहा था, तब तक आंख से अग्नि दिख गई। ये मुख्य रूप से वहां पर होता है, कहीं ऐसी जगह कि कहीं पर जैसे सर्प है या चोर है, किसी को संशय हुआ कि हाँ चोर हो सकता है, संदेह हुआ, या सर्प हो सकता है, संशय हुआ कि पत्ते की खड़खड़ आदि आवाज आ रही है, इसमें कोई जानवर सर्प आदि हो सकता है, और तब तक सर्प दिख ही गया। या किसी को संशय हुआ कि भाई छाया दिख रही या कुछ दिख रहा है, यहाँ चोर छिपा हो सकता है, तब तक वो भागता हुआ दिख गया आंख से। तो अनुमान, अनुमिति व्याप्ति ज्ञान का इस माने कोई संदेह हुआ, यहाँ पर धूम को देखकर संदेह हो रहा है, अब व्याप्ति ज्ञान आदि के बल से अनुमति करना चाह रहा है, लेकिन उसके तुरंत ही क्या है, संशय के तुरंत ही क्या है, आंख से अग्नि दिख गई। तो दो प्रमाण ले लो, एक अनुमान प्रमाण और एक प्रत्यक्ष प्रमाण। तो जब दो प्रमाण है, तो अगर ये कहो कि दो प्रमाणों से एक ही ज्ञान, एक ही का ज्ञान होता है, तो एक प्रमाण को नहीं मानना चाहिए, तो यहां क्या करो, प्रत्यक्ष से ज्ञान हो गया तो अनुमान को छोड़ दो, जबकि छोड़ा नहीं जाता है। तो पहला पक्ष खंडन हो गया कि दो प्रमाणों से एक प्रमा की सिद्धि होने पर एक प्रमाण नहीं माना जाए, अथवा दूसरे विकल्प को कि दोनों प्रमाणों को एक में समा लेना चाहिए, ये विपक्ष क्या, दोनों पक्ष खंडित हो गए, पहला और दूसरा, कि भाई एक प्रमाण को नहीं मानना चाहिए अथवा दोनों प्रमाणों को एक में मिला लेना चाहिए, ये दोनों पक्ष खंडित हो। क्योंकि जहां पर बात समझ में आ रही कि नहीं, बड़ी प्रेम भरी कहानी है ये नैयायिकों की। जी तो ये मधुर कहानी है। उपाधि तो महाव्याधि पक्षता प्राण घातनी, नमः प्रामाण्यवादाय मम कवि तो भारिणे। तो ये जो है नैयायिकों का है घुमावदार चक्कर, इसलिए इसको शांत चित्त से पकड़िए, पकड़ में आएगा। तो क्या हुआ, उसने क्या कहा कि वहां पर जब है तो वहां चक्षुरादि प्रामाण्यम न स्यात्, वहां पर चक्षुरादि का प्रामाण्य नहीं मानना चाहिए। आपके अनुसार ये होना चाहिए कि आपने कहा कि दो प्रमाणों से एक प्रमाण का ज्ञान जिससे हो रहा है, तो वहां पर जो है पहले किससे ज्ञान हो गया कि संशय सामग्री किसकी है, उस तीनों जी विकल्प को ख्याल रखिएगा। तो ज्ञान हो गया पहले प्रमाण से, पहले प्रमाण अब से ज्ञान हो गया, जी तो दूसरे प्रमाण से ज्ञान हुआ नहीं, तो दोनों प्रमाण को एक नहीं किया जाता है। तो न उनमें से दोनों प्रमाणों एक, न दोनों प्रमाणों से एक प्रमा का ज्ञान हो रहा है, वहां पर एक प्रमाण को छोड़ा नहीं जाता है, न ही दोनों प्रमाणों को एक मिलाया जाता है, और न ही जिससे पहले को ज्ञान हो गया, पहले से चक्षु से अगर ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष से ज्ञान हो गया, तो अनुमिति प्रमाण जो 2 नंबर का प्रमाण है वो माना ही नहीं जाएगा, चाहे भले उससे ज्ञान हो, ऐसी बात नहीं होती है। तीनों पक्ष यहाँ पर समन्वय है। उसी के लिख रहे हैं, तत्र अनुमिति सामग्री सत्वेन अनुमिति उत्पत्ति, कहते हैं वहां पर तत्र मतलब संशय आदि उत्तर प्रत्यक्ष विषय, तत्र का अर्थ करिएगा संशय आदि उत्तर प्रत्यक्ष विषय, संशय आदि के उत्तर जो है प्रत्यक्ष हो गया, चक्षु से देख लिया, आंख से, अरे तो मनी है। कहते हैं वहां पर अनुमिति सामग्री सत्वेन, अनुमिति की सामग्री होने से अनुमिति उत्पत्ति, वहां अनुमिति की उत्पत्ति होनी चाहिए, पहले सामग्री अनुमिति की थी, अब चक्षु से हो गया, तो चक्षु वाला जो हो गया वो हमने पहले दिखाया कि 1 नंबर पर अनुमिति आई, 2 नंबर पर चक्षु आया, तो भले चक्षु से ज्ञान हो गया,
3 नंबर वाली टिप्पणी ख्याल रखना, तीसरे विकल्प पे। लेकिन वो ज्ञान को प्रमाण नहीं माना जाएगा, वहां अनुमति की सामग्री, वहां अनुमति ही होनी चाहिए। वो बाबा जी कान पकड़ के बैठ गए, बोले नहीं नहीं, यहाँ तो अनुमति होनी चाहिए, जबकि ऐसा नियम नहीं है। इस स्थल पर न दोनों प्रमाणों को एक किया जाता है, न दोनों में से एक का प्रमा ज्ञान, किसी एक के प्रमा ज्ञान हो जाए तो दूसरे को प्रमा ज्ञान नहीं, एक प्रमाण से ज्ञान हुआ तो दूसरे प्रमाण को छोड़ दिया जाता है, ऐसी बात भी नहीं है। प्रमा ज्ञान तो हुआ ही, ठीक है, जिससे प्रमा ज्ञान हो जाए, जब 1 नंबर से हो जाए या 2 नंबर से हो जाए, किसी से हो जाए, वो प्रमा ज्ञान तो माना ही है। अब जो प्रमा ज्ञान हो गया तो दूसरे प्रमाण से प्रमा ज्ञान करने की जरूरत नहीं होती। जो आपने लक्षण का अनधिगत बाधित विषय ज्ञानत्व, वो अनधिगत रहता ही नहीं, अधिगत हो जाता है, ठीक। तो इसी प्रकार से दूसरा स्थल देते हैं। अब किसको मिलाया इन्होंने? शब्द को और नहीं, प्रत्यक्ष को और अनुमिति का स्थल दिखाया था। अब ला रहे हैं अनुमिति को, अनुमान को। पहले क्या दिखाया कि प्रत्यक्ष पहले है, बाद में अनुमान आता है। अनुमान से पहले क्या है? प्रत्यक्ष, ज्येष्ठ प्रमाण है, तो उसका स्थल दिखा दिया। अब अनुमान के बाद में कौन आता है? उपमिति आता है, शब्द आता है, ये सब आता है। तो अब अनुमान के अगले प्रमाण को, शब्द को पकड़ रहे हैं। उपमिति तो सादेश का यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं कि शाब्द स्थले, ऐसे शाब्द स्थल पर भी शब्दों प्रमाणम नस्य, कहते हैं वहां भी शब्द प्रमाण, शब्द से प्रमाण, शब्द में प्रमाण माना ही नहीं जाएगा, शब्द को प्रमाण माना नहीं जाएगा। क्यों? कि ये एक प्रकार से ये दृष्टांत से उन्होंने उनके तीनों शंकाएं जो 3 उठाई थी, तीनों निरस्त हो जाती हैं। ये हमने जो 3 शंकाएं बताई थी, वो तीनों शंकाओं को ये भज्जे चेत तरही से कह रहे हैं, शिखामणिकार इन भावों को उठा रहे हैं। माने उन्होंने उठाया था कि भाई अनुमान को व्यतिरेकी, अनुमान को प्रमा का कर्ण मान लोगे तो वो अर्थापत्ति प्रमाण में अंतर्भाव जाएगा, वो पृथक प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसका इन्होंने 3 विकल्प उठाकर खंडन कर रहे हैं। ये शिखामणिकार, हाँ, शिखामणिकार खंडन कर रहे हैं, शिखामणि खंडन कर रहे हैं। अब दिखा रहे हैं कि पहले क्या है, अनुमान से पहले शब्द था। तो पहले ये दिखाया कि भाई अनुमान नहीं हुआ, शब्द से ज्ञान हो गया, तो अनुमान को नहीं मानना चाहिए प्रमाण, अथवा अनुमान और प्रत्यक्ष को एक कर लेना चाहिए। या 2 नंबर से अगर ज्ञान भी हो जाए, अनुमति हो भी गई, प्रत्यक्ष से ज्ञान हो गया, तो अनुमति नहीं मानी जाएगी। इन तीनों पक्षों का, इन तीनों भावों का इन्होंने खंडन कर दिया। अब इसी को अब अगले प्रमाण की तरफ जा रहे हैं कि अनुमान से आगे कौन है, ले रहे हैं शब्द। अनुमान से पीछे लिया था प्रत्यक्ष को, और अनुमान से आगे किसको पकड़ रहे हैं? शब्द, शब्द प्रमाण को। कहते हैं शब्द प्रमाण से शब्द बोध हो ही नहीं पाएगा। कहते क्यों? कहते हमने अनुमान प्रमाण से क्या सिद्ध कर दिया कि वहां पर वाक्यार्थ बोध सिद्ध कर दिया। शब्द से जो पदार्थों का संसर्ग है, वही क्या? वाक्यार्थ बोध है। पद से पदार्थ बोध होता है, पदार्थों का जो संसर्ग है वही क्या है? वाक्यार्थ बोध। यही आपका नियम है। कहते हैं किसी ने वाक्यार्थ बोध को अनुमान से सिद्ध कर दिया, वाक्यार्थ बोध को अनुमान से सिद्ध कर दिया। अब वाक्यार्थ बोध हो गया अनुमान से, अब अनुमान से वाक्यार्थ बोध हो गया, तो शब्द बेचारा गया, बोले कि हम शब्द प्रमाण से वाक्यार्थ बोध सिद्ध करेंगे। बोले नहीं नहीं, तो पहले सिद्ध हो गया है। अब या तो तुम वाक्य शब्द प्रमाण को, अनुमान प्रमाण को एक मानो, ठीक, अथवा शब्द में प्रमाण ही मत मानो, ठीक है। वो तीनों विकल्प यहां लगाइए, तो उसी समझा रहे हैं। शब्द स्थले अपी माने जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण स्थल पर देखा, वैसे ही शब्द स्थल पर भी
शब्दो प्रमाणम न स्यात्, शब्द में प्रमाण नहीं, शब्द को प्रमाण नहीं माना जा सकता। क्यों भाई? एते पदार्था, कोई एक ले लो भाई। एते पदार्था जे दंडेन गाम आने, ठीक है। एते पदार्था पर टिप्पणी है, दंडेन गाम आनय इति वाक्य घटक पदानाम। दंडेन गाम आनय इति वाक्य घटक पदानाम। दंड करणत्व गो कर्मत्व, दंड करणत्व गो कर्मत्व आनयन कृति रूपा अर्था। क्या लिखा आपने कि दंडेन गाम आनयति वाक्य घटक पदानाम दंड करणत्व गो कर्मत्व आनयन कृति रूपा अर्था। न्यायिक के अनुसार ही होगा ना, एक में कर्णत्व है, एक में कर्मत्व है, एक में कृति विषयत्व है। कृति है, आनयन, स्वामी जी आनयन कृति, इसके बाद कृति आनयन कृति रूपा अर्था। आनयन क्या कृति है? जी स्वामी जी। ठीक हो गया भाई। कहते हैं ये हो गया पक्ष, ये हो गया पक्ष, ठीक। तो तात्पर्य विषय संसर्गवंत, ये साध्य। परस्पर संसर्ग वाले हैं ऐसी बात नहीं, बल्कि उसमें तात्पर्य है, तात्पर्य जिसमें है, जिस विषय में, ऐसे विषय के विषय को लेकर संसर्ग वाले हैं। क्यों? आकांक्षा आदि मत पद कदम विस्मारितत्वा आकांक्षा योग्यता सन्निधि तात्पर्य विषयत, ये सब आगे आएगा शब्द प्रमाण में आपके सामने। इनके वाले पद कदम ऐसे जिसमें आकांक्षा योग्यता सन्निधि तात्पर्य विषय इत्यादि हैं, कहते हैं ऐसे जो पद समुदाय से स्मारित होने से, ठीक है। इति अनुमानेन एव क्लिप्त प्रमाण भावेन तात्पर्य विषय संसर्ग प्रतीति संभवात। इस अनुमान प्रमाण से क्या हो जाएगा? पदों का, पदार्थों का जो तात्पर्य है, पदार्थों का जिसमें तात्पर्य, उसमें जो संसर्ग का बोध हो जाएगा। तात्पर्य को लिखना पड़ता है ना, तात्पर्य सिद्धांति मानते हैं तात्पर्य जिसमें वक्ता का तात्पर्य होता है वो भी हेतु होता है। तो तात्पर्य विषय संसर्ग प्रतीति संभवात, तात्पर्य का जो विषय है उस विषय जो है संसर्ग प्रतीति, संसर्ग माने पदार्थों का जो संसर्ग है, जो वाक्यार्थ बोध करते हैं, उसका बोध की प्रतीति हो जाएगी, बोध हो जाएगा। तो अनुमान से ही पदार्थों के संसर्ग, पदार्थों का बोध, पदार्थों का जो संसर्ग है, पदार्थों का संसर्ग रूप वाक्यार्थ क्या लिखेगा? पदार्थों का जो संसर्ग है वही क्या है? वाक्यार्थ। तो पदार्थों के संसर्ग रूप वाक्यार्थ का बोध हो जाएगा किससे? अनुमान से। तो अनुमान से तो हो गया बाबा जी बोध, फिर शब्द प्रमाण क्या कर? या तो शब्द प्रमाण को छोड़ना पड़ेगा, या शब्द को अनुमान में मिलाना पड़ेगा, या शब्द से जो बोध होगा उस बोध में प्रमाण नहीं माना जाएगा।
तीनों विकल्प पीछे वाला दौड़ाना इसके साथ। भारी इन दोनों स्थलों पर शब्द से भी वही बोध हो रहा है, अनुमान से भी बोध होगा। तो दो प्रमाणों से जब एक प्रमाण की सिद्धि हो रही है तो एक प्रमाण छोड़ दो कोई, अथवा दोनों प्रमाण को एक मान लो, अथवा एक नंबर वाले प्रमाण की बात को मानो, अनुमान से जो बोध हो गया 7 पदार्थों का अनुमिति हो गई, फिर 2 नंबर अनुमान प्रमाण को छोड़ दो, तीनों विकल्प वहां दौड़ाइएगा, ठीक न? कहते हैं यहाँ संभव होने से, इसलिए यहाँ पर शब्दो न प्रमाणम स्यात्, इसलिए यहाँ पर भी शब्द को प्रमाण नहीं मानना होगा, अनुमान को ही प्रमाण मान लेना पड़ेगा, अनुमान में ही शब्द का अंतर्भाव कर लेना चाहिए। हाँ ठीक है गाड़ी। वो जी। 3 जो विकल्प लिखाए गए हैं उन तीनों विकल्पों को तीनों जगह जोड़ के अन्वय करो, तीनों जगह सोचो उसको। कहते हैं कि 3 ही बात बनेगी, तीनों जगह स्थल पर जो है आपके प्रसंग आएगा। ये घुमाकर सोचिएगा, कल इसको फिर हम दोहराएंगे, ज्यादा उसमें नहीं बोलने की बात है, हम इसको कल फिर दोहराएंगे। इसी प्रकार से एक फिर उठा रहे हैं, यदि स्थाणुम साक्षात करोमि, स्थाणु सामने एक खंभा है, आंख से दिख रहा है, आप किसमें आ रहे हैं? प्रत्यक्ष को और शब्द को ले रहे हैं, ठीक है? तो कहते हैं ये स्थाणुम साक्षात करोमि शब्दात अमुम अर्थम जानामि। अगर पूर्व पक्षी ये कहता है कि भाई जहां प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है वहां पर अनव्यवसाय अलग होता है, और जहां पर शब्द से ज्ञान होता है वहां अनव्यवसाय अलग होता है, अतः दोनों को पृथक पृथक प्रमा का कारण माना जाता है। ये तर्क दे रहा, इस भाव को समझो। पूर्व पक्षी कह रहा है कि भाई जहां प्रत्यक्ष से ज्ञान होगा उसका अनव्यवसाय अलग, ठीक है? घट ज्ञानवान अहम, घट प्रत्यक्ष ज्ञानवान अहम, ठीक है? और शब्दात जो है घट पदार्थ ज्ञानवान अहम, घट पद का जो अर्थ है इस शब्द से ज्ञान होगा, तो दोनों का अलग अलग अनव्यवसाय होता है, अतः बाबा जी शब्द से जो है अलग ज्ञान होगा और प्रत्यक्ष से अलग ज्ञान होगा। ऐसे ही शब्द से जहां पर प्रत्यक्ष से मनी की अनुमिति होगी उसका अनव्यवसाय अलग होगा, और अनुमिति जो होगी उसका अनव्यवसाय अलग होगा। अतः अनव्यवसाय के बल से हम पृथक 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 प्रमाणों को अलग अलग मानेंगे, एक है माने अनव्यवसाय के बल से हम क्या मानेंगे? दोनों को पृथक पृथक मानेंगे, दोनों प्रमाणों को पृथक पृथक मानेंगे, एक है। तो कहते हैं बाबा जी फिर तो हम भी उसी तर्क को बोल देंगे कि अनव्यवसाय से जहां पर अनुमिति होगी वहां अनुमिति का अनव्यवसाय होगा, और जहां पर अनव्यवसाय अर्थापत्तिक होगा वहां अर्थापत्तिक ज्ञान प्रमा ज्ञान होगा। हम भी वही तरकीब हम भी पढ़ देंगे, भले ही सामग्री एक ही वन्नी की सामग्री प्रत्यक्ष चक्षु भी है और व्याप्ति ज्ञान आदि भी है, तो जहां चक्षु से ज्ञान हो रहा है वो हो जाएगा, उसका अनव्यवसाय अलग होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान का अनव्यवसाय अलग होता है, अनुमान अनुमिति का अलग व्यवसाय होता है। कहते हैं ऐसे ही यहाँ पर वन्नी की सामग्री दोनों है, व्यतिरिक्त व्याप्ति करण रूप जो अनुमान भी है और अर्थापत्ति रूप अर्थापत्ति भी है, करण रूप अर्थापत्ति भी प्रमाण है। तो जहां जिसका होगा उसका अलग अलग अनव्यवसाय होता है, इसे दोनों अलग अलग प्रमाण हो जाएंगे, इसी को बोल रहे आगे। कहते हैं यदि अर्थाणु साक्षात करोमि शब्दात् अमुमर्थम जानामि इति अनुव्यवसायात् पृथक शब्दयोः हो। कहते हैं यहाँ पर शब्द से क्या है?
इस अर्थ को जानने इस प्रकार के अनुव्यवसाय से पृथक और शब्दयो पृथक प्रामाण्य, दोनों में पृथक प्रामाण्य प्रमाकरण, शब्द अलग प्रमा का करण है और प्रत्यक्ष अलग प्रमा का करण है। अनुव्यवसाय के बल से ये सिद्ध करोगे। कहते हैं बाबा जी फिर तो तदा व्यतिरेकी व्याप्ति ज्ञानादि घटितायाम अनुमति सामग्र्याम सत्याम अपि, कहते हैं जहां व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति माने जहां पर व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान आदि से घटित अनुमिति की सामग्री होने पर वन्नी ज्ञान होगा। तो वन्नी ज्ञान का व्यवसाय कैसा होगा कि वन्नी इति अनुमिति ज्ञानमान हम, ध्यान रखिएगा यहाँ व्यवसाय बोलते समय ये मत बोल देना परतो वन्नीमान इति ज्ञानमान हम, क्योंकि सिद्धांतिक खंडन कर आए हैं पर्वत का प्रत्यक्ष होता वन्नी की अनुमिति होती है। तो कहते हैं कि यहाँ पर वन्नी इति अनुमिति ज्ञानमान हम, ऐसे व्यवसाय ज्ञान के अनंतर क्या हो जाएगा, धूमेन वह्निम कल्पयामी, वह्नि बिना धूमम अनुपन्नम, यही होगा ने, रात्रि भोजनम बिना पीनत्तम अनुपन्नम। अंतिम में जो दिखाई दे आंख से वो बाद में बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जो आंख से दिखाई दे रहा है वो बाद में बोलते हैं, ठीक, और जो पहले बोला जाता है उसकी सिद्धि की जाती है, वो परोक्ष ज्ञान होता है। तो कहते हैं कि वह्नि बिना धूमम अनुपन्नम, वह्नि के बिना धूम अनुपन्न है। कहते हैं ऐसे ही धूमेन वह्नि कल्पयामी, इस प्रकार से धूम के द्वारा वह्नि की कल्पना करता है, अर्थापत्ति प्रमाण लेता है। इति यदा अनुव्यवसाय, ऐसा अनुव्यवसाय करेंगे, तदा धूमस्य अर्थापत्ति विधिया प्रामाण्य तुल्यम, कहते हैं वहां धूम जो है अर्थापत्ति के माध्यम से उसमें प्रमा का करणत्व आ जाएगा। तो हम भी जो है अनुव्यवसाय के माध्यम से दोनों ज्ञानों को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, इतने रहने देते हैं, कल इसको फिर दोहराएंगे, इसी पाठ जी। को कल फिर दोहरा देंगे, फिर आपका एक पेज पूरा हो जाएगा एक पेज जो है पूरा हो जाएगा। तो इसको हम कल फिर दोहराएंगे, आप इसको देख कर रखिएगा, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।